दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 19 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। ईरान की नई ललकार से यूरोप तक मचा बवाल। जंग बढ़ी तो अमेरिकी ठिकानों पर पड़ सकता है मिसाइलों का जाल। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चीन का टैंकर रोका गया। यूएई का जहाज भी पहुंचा बंदर अब्बास। समुद्र में बढ़ा सवाल। अबू धाबी ने तेहरान से कारोबार समेटा, वाशिंगटन से हाथ मिलाया। क्या बन रहा है कोई नया चालबाजी का जाल। ईरान के अंदर खातमी ने जंग पर सवाल उठाए। क्या सत्ता और फौज के बीच बढ़ने लगी है राय की दीवार। फ्रांस ने ईरानी डिप्लोमेट निकाले। तेहरान ने भी पलटकर दरवाजे बंद किए। कूटनीति में गहराया बवाल। तो मिसाइल से समुंदर, समुंदर से सियासत और सियासत से सफारत तक ईरान के चारों तरफ आखिर कौन बिछा रहा है सियासत की नई बिसात। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सिमटती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि इसकी तपिश यूरोप तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही। 19 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग का दायरा और बढ़ाते हैं तो ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर सकता है। रिपोर्ट में ईरानी हुकूमत के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरानी फौज ने दक्षिण पूर्वी यूरोप में मौजूद कुछ अमेरिकी ठिकानों का जायजा भी लिया है। इन ठिकानों में बुल्गारिया का बेसमेर एयरबेस भी बताया जा रहा है। पिछले महीने बुल्गारिया ने इस एयरबेस को अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इसके अलावा साइप्रस को भी संभावित निशाने की लिस्ट में बताया गया है, जहां मार्च में एक ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन हमला हो चुका है। और मामला सिर्फ मिसाइलों और एयरबेस तक नहीं रुकता। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगर जंग और भड़कती है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की समुद्री सीमा के आसपास समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरानी सूत्र ने कथित तौर पर यह संदेश यानी पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो ईरान अपने बचाव में मिडिल ईस्ट से बाहर जाकर भी जवाब दे सकता है। यानी सीधी सी बात है, अगर जंग की आग को और हवा मिली तो उसका धुआं सिर्फ तेहरान, तेल अबीब या खाड़ी तक नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप के आसमान तक भी पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ईरान के साथ न कोई बातचीत चल रही और न कोई मीटिंग तय है। तो सवाल यही है कि अगर बातचीत का दरवाजा बंद है और मिसाइलों का दरवाजा खुला तो अगला निशाना कहां होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में हलचल और बढ़ा दी। 19 अगस्त की सुबह ईरानी सोशल मीडिया हैंडल्स के मुताबिक ईरान ने चीन के एक बड़े तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। जहाज का नाम होस्टा बताया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये चीनी जहाज ओमान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान का कहना है कि जहाज ने उसके बनाए समुद्री नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद ईरानी नेवी और IRGC ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब जरा तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। एक UAE का तेल टैंकर जिसे पहले रोका गया था वो अब भी पूरी तरह ईरानी कब्जे में बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उत्तरी रास्ते से गुजरते हुए दुबई के जिबेल अली पोर्ट की तरफ जा रहा था। जहाज को ईरानी फौज ने अपने बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ मोड़ दिया। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ नजर आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसके बनाए नियमों को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए, चाहे जहाज चीन का हो या किसी UAE का। अगर ईरान के मुताबिक नियम टूटे तो कार्रवाई होगी और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रह गया। ये इस पूरे तनाव का एक ऐसा मोर्चा बन चुका है जहां एक जहाज की दिशा बदलते ही कई मुल्कों की राजनीति की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, 18 अगस्त की रात
यूएई की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आई थी। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को ट्रैक किया। एक मिसाइल समुद्र में यूएई की सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी यूएई की समुद्री सीमा के अंदर गिरी है। यूएई ने इसे अपने ऊपर हमला माना और इसके बाद अबू धाबी ने ईरान के खिलाफ बड़ा आर्थिक फैसला ले लिया। यूएई ने ईरान के साथ तमाम तरह की कारोबारी गतिविधियां, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोकने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनिए। ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने शक जताया कि कहीं ये अमेरिका और इसराइल का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है, जिसका मकसद ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच दरार पैदा करना है। यानी एक तरफ यूएई कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया। अब इसी बीच तीसरी कड़ी जुड़ती है अमेरिका। 19 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। बातचीत में इलाके की सुरक्षा, लेबनान के हालात और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही ईरान और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए अमेरिका यूएई तालमेल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अब सोचिए, पहले यूएई की तरफ मिसाइलें पहुंचती हैं, फिर ईरान यूएई के जहाज को अपने कब्जे में लेता है, फिर यूएई ईरान से कारोबार रोक देता है और उसके तुरंत बाद अमेरिका और यूएई के बड़े अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर में हलचल साफ दिखाई देती है। क्या पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ कोई बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार हो रहा है? इसका पक्का जवाब अभी नहीं है, लेकिन घटनाओं का सिलसिला सवाल जरूर खड़े कर रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जिस ईरान को बाहर से देखकर एकजुट और जंग के लिए तैयार समझा जाता रहा है, वहां भी अब जंग को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी। एक तरफ आईआरजीसी का सख्त रुख है और दूसरी तरफ ईरान के कुछ बड़े सियासी चेहरे जंग के लंबे खींचने पर सवाल उठा रहे। इन्हीं में एक बड़ा नाम है मोहम्मद खातमी। 19 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक खातमी ने उन लोगों पर सवाल उठाया जो अमेरिका के खिलाफ लंबी जंग को ही ईरान के मुस्तकबिल का रास्ता मान रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, क्या ईरान की जिंदगी और उसका बचाव सिर्फ जंग लड़ने से ही हो सकता है? उन्होंने इस सोच पर भी सवाल उठाया कि पहले अमेरिका को ईरान में सबक सिखाया जाए और फिर अमेरिका के अंदर जाकर उससे जंग लड़ी जाए। खातमी ने कहा कि ऐसी बातें सुनने में भले ही जोश पैदा करें, लेकिन असली सवाल ये है कि जमीन पर ये सब कैसे होगा। और उन्होंने एक बेहद अहम बात कही, मुल्क सिर्फ जज्बात से नहीं चलता, यानी मामला सिर्फ ये नहीं है कि कौन बहादुर है और कौन पीछे हट रहा। मामला ये है कि देश के लिए क्या बेहतर है। इससे ईरान के अंदर एक बड़ी बहस साफ नजर आती है। क्या लगातार जंग और टकराव ईरान के हित में है या किसी वक्त सियासी रास्ते से तनाव कम करना ज्यादा समझदारी होगा? तो दोस्तों अमेरिका से टक्कर और अंदर जंग की रणनीति पर बहस ईरान के सामने दोनों मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरान और फ्रांस के बीच डिप्लोमेटिक तनाव भी काफी बढ़ गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने ऐलान किया कि फ्रांस में तैनात 2 ईरानी डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाला जाएगा। फ्रांस का कहना है कि यह कदम ईरान की उस कार्रवाई के जवाब में उठाया जा रहा, जिसमें तेहरान में मौजूद 2 फ्रांसीसी डिप्लोमेट्स को वापस ईरान आने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया है। फ्रांस का आरोप है कि उसके अधिकारियों के साथ तेहरान में ऐसा व्यवहार किया गया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले महीने कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों को ईरान में दखल अंदाजी के आरोप में कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया था। अब दोनों तरफ से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान कह रहा है, तुम हमारे डिप्लोमेट्स पर कार्रवाई करोगे तो हमारे दरवाजे भी तुम्हारे डिप्लोमेट्स के लिए बंद हैं। यानी मिसाइलों के मोर्चे के साथ साथ अब
डिप्लोमेसी का मोर्चा भी गर्मा गया है। और अगर आज की पूरी कहानी को एक धागे में पिरोएंगे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ ईरान यूरोप में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहा, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीन और यूएई के जहाजों पर कार्रवाई की खबर है। फिर संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से कारोबार रोक दिया। उसके बाद अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बातचीत हुई है। उधर ईरान के अंदर ही जंग की रणनीति पर सवाल उठने लगे और अब फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी तल्ख हो गए। यानी दोस्तों, मिसाइलों से लेकर जहाजों तक, कारोबार से लेकर कूटनीति तक, हर मोर्चे पर तनाव की लपटें ऊंची होती जा रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।